नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह विशाल जनशक्ति आधार, विविध प्राकृतिक संसाधनों और मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से व्यवसाय और निवेश के अवसर उपलब्ध कराने वाली एक आकर्षक व्यवस्था भी है। साल 1991 में शुरू की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैले नीतिगत ढांचे के उदारीकरण के माध्यम से एक निवेशक को अनुकूल परिवेश मिलता रहा है। भारत को आजाद हुए आज 69 साल हो चुके हैं और इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा में जबरदस्त बदलाव आया है। औद्योगिक विकास ने अर्थव्यवस्था का रूप बदल दिया है। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारत की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और खर्च के बीच तालमेल बैठाने की व्यवस्था सालाना बजट के माध्यम से की जाती है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संसद के माध्यम से बजट को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बजट एक ऐसा मार्गदर्शक पहलू है जो आमद और खर्च के बीच संतुलन बनाने के साथ ही देश की औद्योगिक, प्राकृतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुकूल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को घाटे से उबारने के संकेत भी देता है। हर साल बजट सत्र के दौरान सरकार देश का सालाना बजट संसद में पेश करती है। संसद उस पर चर्चा करके उसके प्रावधानों को पारित करता है और इस तरह से देश का सालाना बजट सबके सामने होता है। क्या है बजट? क्या है संसद और बजट का संबंध तथा देश की अर्थव्यवस्था का क्या असर पड़ता है सालाना बजट पर? लोकमंच में आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं RIS के सीनियर फेलो डॉक्टर राम उपेंद्र दास। राम जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र जाधव, आप प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक दासगुप्ता, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इस पूरे विषय पर हम बातचीत करें उससे पहले सबसे पहले हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के मद्देनजर अपने आवास पर एक बैठक आयोजित की थी जिसमें विपक्षी दलों को के साथ सामंजस्य बैठाने के प्रयास किए गए और उनसे एक अनुरोध किया गया कि सदन की कार्रवाई बाधित न की जाए और सुचारू रूप से सदन का संचालन किया जाए। इस पूरे मामले में वेंकैया नायडू का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। दल का प्रमुख नेताओं का बैठक बुलाया और वो चाहते थे वो खुद सभी नेताओं से मिले, सदन में जो गतिरोध आ रहे इसका समाधान हम सब लोग मिलकर करें और जो मुख्य कानून देश के हित में है उन लोगों को पारित करने में सब लोग सहयोग दे। इसी उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लेके प्रमुख दलों का नेताओं को लोकसभा में, राज्यसभा में बुलाया है। इसमें लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रतिनिधि आए हैं। तो ये आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आवास पर इस उद्देश्य के साथ बैठक आयोजित की गई थी कि सदन की कार्रवाई को बाधित न किया जाए और विपक्षी दल और सरकार एक साथ मिलकर सामंजस्य करके सदन को सुचारू रूप से संचालित करें। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राम उपेंद्र दास आपसे। बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। वैसे तो संसद के सभी सत्र खास होते हैं, लेकिन बजट सत्र का विशेष महत्व है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। आप कैसे देख रहे हैं? यदि सबसे पहले हम समझे कि बजट सत्र का महत्व क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, बजट सत्र का महत्व तो यही है कि हमारी जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है। और उस दौरान सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, चूंकि हम केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा क्या एक्सपेंडिचर होगा और क्या रेवेन्यू होगा, कितना वित्तीय घाटा होगा, उस घाटे की भरपाई कैसे हम कर पाएंगे, और ये जो एक्सपेंडिचर होगा और रेवेन्यू होगा वो किन दिशाओं में एक्सपेंडिचर होंगे और किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होंगे, इसका एक पूरा लेखा जोखा है।
कहने के लिए लेखा जोखा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक केंद्रीय सरकार की पूरी आर्थिक नीति परिलक्षित होती है, क्योंकि आप जिन विषयों को समझते हैं कि इनको महत्व देना चाहिए, जिन आर्थिक सिद्धांतों को आप समझते हैं कि इनको ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, उनके आधार पर आपकी केंद्रीय आर्थिक नीति ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी या उन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करेगी जहां उसको लगता है कि इन सिद्धांतों के आधार पे यही सही है करना। तो एक तरह से अगर मूलभूत तरीके से अगर हम समझें तो एक आर्थिक वर्ष जो है, वित्तीय वर्ष जिसको कहते हैं, उसमें एक देश की पूरी आर्थिक नीति और केंद्रीय सरकार की पूरी आर्थिक समझ और सोच और पूरी विचारधारा वो अभिव्यक्त होती है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, जितना महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहेगा तो आप मान रहे हैं कि सरकार के सामने चुनौतियां भी रहेंगी उतनी ही, क्योंकि शीतकालीन सत्र का उदाहरण हम सभी ने देखा है और उसके बाद अब जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है देश में, उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है इस सत्र में। बिल्कुल नहीं, देखिए बजट का ये जो सत्र है इसका महत्व तो अभी दास साहब ने समझाया है, और जैसे कि वेंकैया नायडू जी कह रहे थे कि गतिरोध जो निर्माण होता है उसका समाधान करना होगा, और मुझे लगता है कि बजट का जो महत्व है, बजट सत्र का जो महत्व है वो ये है कि इसमें बजट पेश होता है और उस पर पूरी तरह से बहस होती है, चर्चा होती है, और वो पारित होना सरकार चलाने के लिए निहायत ही जरूरी होता है। तो ये बजट सत्र का महत्व ये है कि उसको ठीक से चलना चाहिए, और जैसे कि कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक हमारे देश की जो अर्थनीति होगी, जो समझ होगी, जो सोच होगी, वो पूरी वो बजट में प्रतिबिंबित हो जाएगी, और उस पर चर्चा करके उसको अगर संसद पारित कर देती है तो आर्थिक सुधार का जो प्रोग्राम चल रहा है वो आगे चलाया जा सकता है। ठीक है। अशोक जी, एक पत्रकार होने के नाते इस सत्र को कितना अहम मान रहे हैं आप? देखिए, हर बजट सत्र बहुत अहम होता है, पर मुश्किल ये है इस बार इतने सारे पहलू हैं जिसमें विरोध हो सकता है और हल्ला गुल्ला हो सकता है। अगर हम देखें पिछले 2 सत्र में हार्डली कोई काम हुआ है। बिल्कुल, वही मैंने कहा था कि शीतकालीन सत्र का उदाहरण हम सभी ने देखा। बिल्कुल, वेंकैया नायडू जी ने जो बताया, ये मेरे ख्याल हर सत्र से पहले बताया जाता है जी। कि आप एक सर्वदलीय बैठक होती है, सबसे अपील की जाती है कि सदन का सुचारू संचालन में आप सहयोग दें, काम को आगे बढ़ाएं जी। पर हमने देखा है कि ये होता नहीं है। पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल एंड्स के लिए विरोध होता है, वॉकआउट होता है, प्रोटेस्ट होता है, और मुश्किल ये होता है। देखिए, दूसरे देशों में, एडवांस कंट्रीज में बजट एक बेसिकली एक अरिथमेटिक है कि ये हमारी आमदनी है, ये हमारा खर्चा है, ये घाटा है, एट्सेट्रा। पर हमारे बजट में हिस्टोरिकली ये एक हर साल की सरकार की प्रोग्राम क्या है जी, पॉलिसीज क्या रहेंगी, किसमें वो ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, एलोकेशन किस में ज़्यादा होगा, रुख क्या है पॉलिसी का 5 साल के लिए अगर कंटिन्यूस आप देखें, तो उसमें बहस होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पर यह देखा गया है कि काफ़ी साल ऐसे गए हैं कि वॉकआउट होता रहा, कोई काम नहीं हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, और फाइनली टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए बिना बहस के पास किया जाता है। ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही गलत है। ठीक है डॉक्टर राम जी, अशोक जी ने कहा एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इस मामले में इस पूरे मुद्दे पर अगर हम गौर करें तो विपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष आक्रामक रुख रखे ठीक है, लेकिन इस कीमत पर रखे कि सदन की कार्यवाही को ही आप संचालित ना होने दें और उसमें पूरे समय बाधा डालें। इसे आप कैसे देख रहे हैं? मतलब सरकार के सामने चुनौती तो है और विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन
करता है उस मामले में। हम उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से इसका आगाज हो और इसका अंत भी ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहेगा ये? नहीं, देखिए, जहाँ तक बहस का सवाल है बजट सत्र में, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है जी। तो बहस होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग प्रवृत्तियाँ, अलग अलग परिवेश, अलग अलग जो अनुभव हैं वो जब सामने आते हैं सदन के पटल पर, तो ये बड़ी ही एक सार्थक रूप ले सकता है इसको। लेकिन मैं तो नहीं जानता, एक जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है वो भी वर्क करती है इसमें। तो अर्थव्यवस्था के बारे में बजट जो करना चाहता है वो केवल एक आर्थिक नीति, केवल एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसा नहीं होता है, और अक्सर जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बजट को देखा जाता है। और जब हम उन दोनों का मिलन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सदन की कार्यवाही नहीं हो पाती है। लेकिन और इस बार भी मुझे लगता है कि जैसा माहौल रहा है, जैसे कि आपने स्वयं इंगित किया, इस माहौल में दिक्कतें हों तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन साथ में मैं इस आशान्वित भी हूँ, जैसा कि अभी आपने क्लिपिंग दिखाई और प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, मैं आशान्वित हूँ कि एक समन्वित सार्थक बहस के तहत एक ऐसे वर्ष का आगाज होगा इस बार बजट सत्र में, जिससे कि सभी राजनीतिक पार्टियां संतुष्ट भी होंगी, और मुझे लगता है जनता को भी एक ये दिखाई पड़ेगा कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, जब एक जीवन, किसी की लाइवलीहुड की बात है जहां पे, वहां से लेकर के और एक पूरी एक गति देने की जब बात आती है, तो उसमें सभी लोग मिलजुल करके एक सार्थक तरीके से आप क्रिटिसाइज कीजिए, रिफाइन कीजिए और एक कंक्लूजन पर पहुंच करके देश को आगे बढ़ाने की नीतियों पर बल दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बहस, सार्थक बहस और व्यवधान, इन तीनों में एक अंतर है। ठीक है, तो नरेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस अंतर को? बहस और व्यवधान का जो अंतर है उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बजट के इस सत्र में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा जो है वो चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सदन की कार्यवाही होनी चाहिए और वहाँ बजट के सत्र में सकारात्मक चर्चा होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे अर्थनीति में सबसे अहम जो महत्व रखता है बजट, जिसकी चर्चा होने वाली है, वो अगर सदन की कार्यवाही अगर नहीं होती है तो फिर बजट का सत्र जो है वो खाली जाएगा। वो शीत जो आप पहले सेशन की, पहले सत्र की बात कर रहे थे, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये अगर ठीक से नहीं होता है, बजट का सत्र अगर ठीक से नहीं होता है और बजट अगर ठीक से पारित नहीं होता है, तो पूरी सरकार का काम थम जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था हमारी है उसमें चर्चा होना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए सदन की कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारे चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, आखिर में सब लोग इकट्ठा होके इस पर चर्चा करेंगे और उस पर अच्छी बात निष्पन्न हो सकती है। अशोक जी, संसद के बजट सत्र में जब आर्थिक नीतियों को लेकर के विचार मंथन होता है और उनके क्रियान्वयन की आधारशिला रखी जाती है, आप मान रहे हैं कि उसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, उस पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, संसद में जो चर्चा होती है, ये जो मेंबर्स हैं, ये सब हम इनको लॉ मेकर्स कहते हैं जी। बजट क्या है? फाइनली एक फाइनेंस बिल है जिसको पारित करना होता है। अब उसके जो प्रोविजंस होते हैं, मानिए कोई नया प्रोविजन आया, उस पे अगर ठीक तरीके से बहस ना हो, क्योंकि सरकार तो उसको एक तरफा देख रही है जी, उसका दूसरी भी पहलू हो सकती है, और वो निकलता तब है जब उसमें चर्चा होती है। अगर हम जैसे इस सेशन जो सत्र आ रही है, इसमें अगर हम देखें, कितने सारे पहलू जो बजट से कनेक्टेड नहीं है आ सकते हैं। एक ये JNU का जो चल रहा है, बिल्कुल।
अरुणाचल का जो प्रॉब्लम हुआ है, इस पे अगर चर्चा हो या प्रोटेस्ट हो या वॉकआउट हो जाए, काम ना करने दे, तो फिर जो आर्थिक चर्चा है उसका टाइम बहुत कम हो जाता है। पर फाइनली बजट को तो पास करना ही होता है, क्योंकि अगर ना करे तो नेक्स्ट जो अप्रैल से शुरू होगा जी, उसके लिए पैसे कौन जुटाएगा? बिल्कुल पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है कि हम इतना पैसा कोर्स से निकाल के जी। हम खर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता था कि आपने पूछा था कि इस बजट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम होगा। देखिए, बजट सत्र में अगर ये चर्चा ठीक से नहीं होती है तो हम एक बहुत ही अलग रूप का संदेश हम लोग दुनिया को भेजेंगे कि भारत में जो आर्थिक सुधार जिसकी शुरुआत 1991 को हो गई थी, इसका आपने जिक्र किया था, तो ये आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है वो थम गई है, वो ठप हो गई है। ऐसा अगर संदेश दुनिया के निवेश देने वाले लोगों तक पहुंचता है तो उसका बहुत ही बुरा असर हमारे देश में निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में जो अपेक्षित है, जो अभिप्रेत है, वो नहीं होगा और उससे हमारे अर्थनीति में और हमारे अर्थ विकास में गतिरोध निर्माण हो जाएगा। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये बजट सेशन में जो होगा उसका गंभीर परिणाम होने वाला है। राम जी, जैसा कि एफडीआई की बात की गई, यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भी हमने देखा कि एफडीआई को बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखा जा रहा है। विनिर्माण का क्षेत्र और एफडीआई, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के निर्माण में, भारत के आर्थिक निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप क्या मानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री भी एफडीआई को फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया की संज्ञा देते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको, कि क्या इसका असर वहाँ पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि यादव जी ने बहुत ही सही कहा कि हमको अब ये समझ लेना चाहिए कि जो एक बजट होता है, ये जो पूरा एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, इसको केवल डोमेस्टिक लेंस से नहीं देखना चाहिए कि ये केवल एक ऐसा ब्यौरा है जिस पर आर्थिक नीतियां जो हम करने जा रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जिस तरह से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका एक्सटर्नल आयाम है। आज अगर आप देखें कि जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश या रेटिंग एजेंसीज या दूसरे इंस्टीट्यूशंस, ओईसीडी वगैरह जिस तरह से वो देख रहे हैं, भारत आज सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं उसमें तो गिरावट आ रही है। तो ऐसे में पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दूसरों के लिए है। दूसरी तरफ हमारी अपनी आर्थिक ज़रूरतें हैं। अब हमें अपना जो आधारभूत ढांचा है उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं हैं और कई जगह पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कैपेसिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी हमारे यहाँ उतना डेवलप नहीं है जहाँ पे जो दूसरे देशों में है। तो हम क्यों ना उसका लाभ उठाएं। उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और हमको उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्किल्स, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस की भी ज़रूरत है। तो अगर हम उसको ओरिएंट करें, अपने डेवलपमेंट से जोड़ दें, तो ये बड़ा ही एक समन्वित डोमेस्टिक और एक्सटर्नल के बीच का एक सेतु बंध बनने की बात है। और एफडीआई जब हम सेक्टोरल उसकी टारगेटिंग कर देते हैं तो वो अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंडेवर हो जाता है। ठीक है अशोक जी, बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण तो है ही, वित्त मंत्री के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आपको लग रही हैं एक पत्रकार होने के नाते, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला बजट के जो प्रोविजंस होते हैं वो तो अलग बात है, पर इस सत्र में जीएसटी जो है, जो रुका हुआ है, बहुत सालों से रुका हुआ है, उसका क्या परिणाम निकलता है। राज्यसभा में वो फंसा हुआ है, वो पारित होती है नहीं होती है ये देख, क्योंकि अप्रैल 1, 2016 को वो लागू होने की बात थी जी। अब जैसा चल रहा है वो तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। मीडियर अगर हो जाए तो बहुत ऑप्टिमिस्ट लगता है मुझे। दूसरी बात जो है, हाल ही में खबर आई थी, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की जो बात आई थी, वोडाफोन का एक टैक्स का फिर टैक्स डिमांड किया गया है।
ये सब जो नेगेटिव वाइब्स हैं, पहले तो ये बताया गया नई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस नहीं होंगे, पर जो लिटिगेशन में है वो लॉ विल टेक अपना कोर्स लेगी। अब फिर एक फ्रेश प्रोविजन लाना, ये एक कंफ्यूजन करता है, कंट्रोवर्सी करता है। तो इसमें मेरे ख्याल उनको खुलासा करना पड़ेगा ठीक है कि क्या एक्चुअली सरकार का नीति है इसमें। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट है कि सरकार के सामने चुनौतियां जरूर हैं बजट सत्र को लेकर के, लेकिन उम्मीद भी ऐसी है कि आगामी दौर में इसे सही तरीके से सुचारू संचालन के साथ में बनाया जाएगा और सदन की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चल पाएगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद, बजट और अर्थव्यवस्था पर। राम जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम जीएसटी बिल पर बातचीत कर रहे थे। अशोक जी ने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और सरकार के सामने इसे पारित करा पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप कैसे देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से जीएसटी बिल कितना अहम होगा और दर्शकों के लिहाज से भी हम इसे कैसे समझ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसा कि सबको मालूम है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं और सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे है। फिर गुड्स और सर्विसेज टैक्सेस हैं। तो जीएसटी जो है एक प्रयास है जहां पर एक यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है। तो ये तो हुआ विद इन टैक्सेस जी। दूसरा है कि चूंकि सेंटर और स्टेट दोनों की बात है, तो उसको भी एक समन्वित तरीके से उसको देखने का प्रयास है जीएसटी। और अगर एक वाक्य में अगर कोई कहे कि जीएसटी क्या, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो वो होगा कि इंडिया एक यूनिफाइड मार्केट की तरह बन सकता है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, और गुड्स और सर्विसेज दोनों ही कंबाइन उसमें होंगे। तीसरी चीज़, इसमें काफ़ी सर्टेनिटी भी आ रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें इनबिल्ट है जी। और इंटर स्टेट मोबिलिटी जो है स्पेशली गुड्स की, वो फैसिलिटेट होगी। और अगर आप ध्यान से देखें, इन सब करने की वजह से आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ने की संभावना है और कंप्लायंस भी बढ़ेगा, और कंप्लायंस बढ़ने से भी टैक्स कलेक्शन फिर बढ़ता है। ओवरऑल ये जो है अपने आप में जीडीपी या विकास की जो दर है उसमें 1 से 2% इजाफा करने की क्षमता रखता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। ये बात ज़रूर है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ है, और लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत सारे मुद्दे पहले थे और धीरे धीरे करते करते स्टेट्स भी अब ऑन बोर्ड हैं, और अब जो कुछ मुद्दे रह गए हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये ज़रूर सब लोग इसमें एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें कुछ मांगे रखी थी विपक्ष ने बीजेपी के सामने कि इस बिल को आप हम पारित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी मांगे हैं, वो होना चाहिए। भाजपा बहुत हद तक उस पर राजी भी हो गई है। अब जैसे उसमें बताया था कि जो आपके जो रेट होगा जी, वो जो है हम बिल में एकदम निर्धारित हो जाए, लेकिन देखिए उसको करने से क्या है कि वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली जाएगी, वो नहीं रहेगी। या फिर इंटर स्टेट जो एक लेवी की बात है 1% की, क्योंकि अब जो है जो कंज्यूमिंग स्टेट है वहां पर टैक्सेशन का रेवेन्यू जनरेट होगा या कलेक्शन होगा, तो उसमें जो है जो स्टेट्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे उनकी रेवेन्यू में गिरावट आएगी। तो उसको इंटर स्टेट लेवी के बजाय अगर हम स्टेट को कॉम्पनसेट करने की जो बात कही जा रही है उसके थ्रू अगर हम उसको टैकल कर लें तो असली यूनिफिकेशन फिर पॉसिबल होगा। ठीक है नरेंद्र जी, जीएसटी बिल एक आम तबके के लिए, निम्न वर्ग के तबके के लिए या मध्यम वर्ग तबके के लिए कितना अहम होगा, उसको कितना कुछ फायदा पहुंचेगा इसके क्रियान्वयन से? देखिए, मेरी राय में 1991 को जो हमारा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जो हमने शुरू की है हमारे देश में,
तब से लेकर आज तक सबसे महत्वपूर्ण सुधार अगर कोई होगा तो वो होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। सो जीएसटी का इतना महत्व है। इसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, एक्साइज टैक्स है, सर्विस टैक्स है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है, सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, और सारे जो एंट्री टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके इसका एक ही पर्याप्त टैक्स होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि डॉक्टर राम जी ने बताया कि इसकी तरह से हमारा नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट तैयार हो जाएगा और अंतरराज्य जो यातायात है उसमें बहुत सुविधा होगी, और एंट्री पॉइंट टैक्सेस जाने से सारे ट्रेड में और एक्सचेंज में अंतरराज्य यातायात में बहुत फर्क पड़ सकता है और सबके लिए ये उपयुक्त साबित होगा। और अभी उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो गया है और मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से वो कार्यान्वयन होने वाला था, वो नहीं हो रहा है, लेकिन इस वर्ष में वो चालू होगा, ये मेरी धारणा है, ये मेरा मानना है। अभी एक जो मुद्दा उठाया गया है वो बहुत अनुचित है। कहा गया है कि ये जो रेट होगा, जीएसटी का जो रेट होगा, उसके ऊपर कैप लगानी चाहिए कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये जो बात है ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ये होना संभव नहीं है। ये बात टालने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों सारे पक्षों को, सारे राजनीतिक दलों को इसका महत्व मान्य है और इस बजट सत्र में इसके ऊपर मुहर लग जाएगी। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो उम्मीद एक सकारात्मक की बजट सत्र में जीएसटी बिल पास होगा। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? ये जो बजट सत्र है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था से कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं? मतलब बजट में क्या कुछ ऐसे नियम वो होने चाहिए जो कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सफल रहेंगे? क्या मानते हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ है ये सब? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जीएसटी बिल का जैसे इन्होंने कहा, पर जैसे चल रहा है, अगर हम पास्ट देखें तो ये लगता नहीं है मुझे कि इमीडिएटली सब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि जो अपोज किया था, स्पेशली कांग्रेस ने जो अपोज किया था, उनके 3 मुद्दे थे। एक था 1% मैन्युफैक्चरिंग टैक्स वाला जो एंट्री टैक्स वगैरह था, वो सरकार मान गई। पर दिक्कत है, जैसे कि अभी बताया इन्होंने, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली एक रेट कर दें तो उसको चेंज करने के लिए आपको हर दफा पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये संभव नहीं है। ठीक है। और इससे एक तो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, और दूसरा इससे जो पेपर वर्क और जो वैसे लेजिस्लेटिव वर्क है ये बहुत बढ़ जाता है। और ये कांग्रेस भी जानती है, जानते हुए भी वो ये कह रही है कि ये आप अगर कर दें तो हम अप्रूव कर देंगे राज्यसभा में। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस अहम इकोनॉमिक मामले में पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप बजट पे आए, क्या वो सोच रहे हैं बजट में होगा? एक, महंगाई काफ़ी बड़ी है, स्लो डाउन भी है पर महंगाई भी बड़ी है, और ये जो एक हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है कि ग्रोथ होना चाहिए जी, अगर इन्फ्लेशन भी हो फिर भी ठीक है, ग्रोथ होना चाहिए, वो गलत है। अब रुख क्या होगा बजट के प्रोविजंस का? एक आप याद रखिए कि जो पे कमीशन का रिकमेंडेशंस हैं, 7th पे कमीशन, इसको लागू करना पड़ेगा, और जनवरी से मार्च तक जो एरियर्स हैं जी, ये वो भी देने पड़ेंगे। शायद वो इंस्टॉलमेंट्स में दे, पर फिर भी अगर आप पूरा रकम मिलाएं तो एक काफी भारी और रकम बहुत होता बड़ा है। भार सरकार पर आएगा इसका। 1 लाख करोड़ टोटल इसका जो है जी, एडिशनल। ये जब मार्केट में आएगी ये पैसा, तो इस पे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मॉनसून अगर ठीक ना हो, वैसे ही फूड प्राइसेस बढ़ने के रुख में है,
वो और बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो खेल है ग्रोथ या इन्फ्लेशन, इसको एक बहुत बैलेंस्ड उसमें देखना ठीक पड़ेगा। है। दूसरी बात यह है जी। कि काफ़ी लोग सोच रहे हैं, काफ़ी ये चेम्बर्स, ये भी बॉडीज कह रहे हैं कि आपका जो एग्जेम्पशन है उसको आप 1.5 लाख से 4 लाख कर दीजिए। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरे ख्याल 1.5 लाख से शायद 1.25 लाख या 2 लाख मैक्सिमम कर दें। 4 लाख 4 लाख तो प्रैक्टिकली बहुत हम नहीं समझ पा रहे हैं इसको कि ये हो सकता है ऐसा। बिल्कुल। ठीक है। राम जी, आप क्या मानते हैं इस बजट सत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी उम्मीदें हम कर सकते हैं उसके स्थिरता के लिए और उसके सुधार के लिए? देखिए, इसमें फिस्कल डेफिसिट जो वित्तीय घाटा होता है एज अ % ऑफ जीडीपी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत जैसा विकासशील देश, जहाँ पर हमें तेज़ी से विकास करने की वजह से जो जीडीपी है, जो साइज़ ऑफ इनकम है, जो नेशनल केक जिसको कहते हैं, उस केक को हमें बड़ा करना है। क्योंकि जैसे ही जब वो हम तेज़ गति से बढ़ेंगे तो वो पूरा एक वृद्धि की ओर हमें ले जाएगा, और जब हमारे पास ज़्यादा होगा कोई चीज़ तो फिर हम उसको बांट भी सकेंगे ज़्यादा। ठीक है। तो दोनों तरह के पॉलिसीज़ पर तवज्जो देनी पड़ेगी इस बजट में, कि वो पॉलिसीज़ जो हमारे विकास दर को और आगे बढ़ाए, जिससे कि हमारे जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो बढ़े। दूसरी तरफ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस तरह से करें कि समाज के ज़्यादा तबके या सभी तबके उसका लाभ ले सकें। तो अब इसको कैसे करें? अब आप इसको करते हैं कि एक्सपेंडिचर हम उन दिशाओं में करें जो कि कंट्रीब्यूट करे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब वो पहले कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? अब जैसे 7 पे कमीशन की बात कही गई, तो वो जब लोगों को इनकम होगी तो वो जाकर के डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो बजाय इसके कि हम वेट करें कि इन्फ्लेशन हो जाए उसकी वजह से, हम क्यों ना ये मान के चलें कि ऐसा कुछ होने वाला है, और हमारे जो सप्लाई साइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि ऐसे संभावना है, और वो अपनी सप्लाई कैपेसिटी को बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाएं। तो उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और जब लोग डिमांड करेंगे 7 पे कमीशन के हिसाब में, तो उस वक्त जो है वो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट उसका नहीं होगा। तो इस तरह से, और जब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इसकी वजह से होगी तो वहाँ पे टैक्सेस होंगे, और वो टैक्सेस रेवेन्यू जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो वो रेवेन्यू जो आएगा, तो जो ये आर्थिक जो घाटे पर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा इस एक्सपेंडिचर से, वो कहीं तक कुछ कॉम्पेंसेट कर सकता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है आपके सोशल सेक्टर पे, हेल्थ और एजुकेशन उसमें अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, जो हम फूड सब्सिडी की जो बात करते हैं, तमाम सब्सिडीज़ जो हम अपने रूरल एरियाज़ में, उसको हम बेनिफिशियरी तक हमारे सब्सिडीज़ पहुँचें, उसकी वजह से वो जो जनधन योजना की गई है, अब वो टाइम आ गया है कि इस बजट के तहत उसमें डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र लोगों को मिले, जिससे कि वो अपनी उसको इस तरह से वो यूज़ कर सकें, ना कि सब्सिडी हम दे भी रहे हैं और उन तक पहुंच नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, प्लस जो सोशल सेक्टर की मैंने बात कही, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि वहाँ पर, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि और भी तमाम चीज़ें हैं जिनकी सहायता से ये एक विकास की दर जो ऊंचाई पे हम पहुँचाएँ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तमाम तबकों में संभव होने की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बजट, संसद और अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद, बजट और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर।
नरेंद्र जी, इस बजट सत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए? कितना महत्वपूर्ण होगा सब कुछ, क्या कहेंगे? ओके, इस बजट के लिए वित्त मंत्री के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपने जैसे कहा था शुरू में कि विश्व की सबसे गतिवान अर्थव्यवस्था हमारी है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आलबेल है। कई चुनौतियां उनके सामने। पहली बात तो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7.5% ग्रोथ कर रही है, वो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचा अर्थ दर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हमारे पोटेंशियल से कम है। आप ये भी ध्यान में रखिए कि एग्रीकल्चर में, कृषि में गतिरोध आया हुआ है, इंडस्ट्रियल रिकवरी बहुत स्लो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत स्लो है, एक्सपोर्ट 12 महीने से निगेटिव ग्रोथ एक्सपोर्ट्स का चल रहा है। तो काफी चुनौतियां है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का जो दर है वो कम हो गया है, फिर भी अभी वो जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ है। इस सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए कि विश्व में मंदी चल रही है, इस पार्श्वभूमि पर हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास का दर है, रेट ऑफ ग्रोथ है, वो कायम कैसे किया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, इसको देखना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके कई हिस्से हैं। पहली बात तो है कि इन्वेस्टमेंट में, निवेश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी और हमारे इन्वेस्टमेंट में, विदेशी निवेश में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डेफिसिट है। रेलवेज हो, हाईवेज हो, पोर्ट्स हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़े निवेश की आज जरूरत है। बैंकिंग सिस्टम हमारी जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है और बैंकिंग सिस्टम को कैपिटलाइजेशन करना, मैसिव कैपिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। फार्मर्स की, जहां किसानों की बात होती है, हमारे देश में हमारे जो उत्पादन है, कृषि का उत्पादन है, वो कम हो गया है और कई जगह पर, महाराष्ट्र में और कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस क्षेत्र को हमको सामने रखना है। और सबसे अहम बात यह है कि सोशल सेक्टर जो है, एजुकेशन जो है, हेल्थ है, ये सोशल सेक्टर पर हमारा जो निवेश है वो कम हुआ है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होते जा रहा है। और अगर हम हमारा विकास का दर, रेट ऑफ ग्रोथ को अगर हम कायम करना चाहते हैं तो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ, इन सेक्टर्स को, ये सोशल सेक्टर्स को बहुत ज्यादा महत्व देना जरूरी है और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करना जरूरी है। और प्रो पुअर होने के लिए मेरा यह मानना है कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान जैसी बहुत अच्छी जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, उन पर लागत कम होते जा रही है। लास्ट ईयर भी और 30,000 रुपये से, 30,000 करोड़ रुपए से कम की गई थी। उसको बढ़ावा देना ये निहायत ही जरूरी है। ये सबको सामने रख के वित्त मंत्री को अपना बजट बनाना होगा और मेरी ये श्रद्धा है, अपेक्षा है कि ये सारी बातों को वो जरूर न्याय देने की कोशिश करेंगे। ठीक है अशोक जी, जैसे कि वैश्विक मंदी की बात यहाँ पर उठी, हमने देखा कि इस दौर में भी वित्त मंत्री के लगातार ऐसे बयान आते रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी, वैश्विक मंदी के बावजूद भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? कुछ हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में एक तो प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इवन बोरो करके इन्वेस्ट किया है, जिसका अभी रिटर्न नहीं आया है, कैपिटल ब्लॉक्ड हो गया है। और विश्व मंदी में जो एक स्लोडाउन आई है, इसीलिए चाइना अफेक्टेड हो गई है। जो रॉ कमोडिटीज़ चाइना को एक्सपोर्ट करते थे उनमें प्रॉब्लम आ गई है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन बन गया है। हमारा एक्सपोर्ट्स 12 महीने से नेगेटिव चल रहा है, उसमें एक्सपोर्टर्स को तो डेफिनेटली असर हो रहा है, पर ओवरऑल अगर आप देखें असर खास नहीं है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। हमारा मार्केट इतना बड़ा है, डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है। एक्सपोर्ट्स अगर स्लोडाउन से रिकवरी होती है बाहर, एक्सपोर्ट्स हमारे जंप करेंगे। पहली बात यह है कि चाइना से अगर कंपेयर करें, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही एवरीडे यूज प्रोडक्ट्स हैं जी।
पर हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ये एक तो लेबर इंटेंसिव है और ये सेकेंडरी आइटम्स हैं। जब स्लो डाउन मंदी चलती है, पहला हर रोज खरीदने वाला सामान हम नहीं बेचते हैं। ऐसे गारमेंट्स हैं, लेदर अपैरल्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाते हैं, हर दिन के लिए नहीं होता है। तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे जब ग्लोबल रिकवरी होगी। कृषि का जो सवाल है, ये मेरे ख्याल लास्ट 10 से 15 साल से हमारा टारगेट है 4% ग्रोथ। जी, ये चल रहा है। मेरे ख्याल एक साल 4% ग्रोथ हुआ था, अदरवाइज ये 2.9%, 1.5% ऐसा चलता रहा है। जो फार्मर्स हैं उनका कंडीशन बहुत ही बदतर है। बिल्कुल। फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, और ये इतने साल की इंडिपेंडेंस के बाद अभी भी सूखा जब पड़ जाता है फार्मर्स सुसाइड करते हैं। तो पहला चीज़ जो क्रॉप इंश्योरेंस पहली चीज़ है, क्योंकि अगर आप पिछले साल देखें, एक जो फरवरी में बारिश हुई, अनसीजनल रेन से क्रॉप्स डैमेज हुआ, उसके बाद मॉनसून में ठीक रेन्स नहीं हुई, उससे भी काफ़ी हद तक जो बम्पर हार्वेस्ट की सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है। अब फिर मॉनसून का टाइम आने वाला है, तो इरिगेशन पे, प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एलोकेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मतलब नहीं बनता है कि एक साल ड्राउट हुआ, नेक्स्ट साल फ्लड्स हो गया और दोनों साल एक के बाद एक बर्बाद हो गए किसान लोग। तो क्रॉप इंश्योरेंस बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जो सरकार ने लिया है। बहुत कम प्रीमियम में वो ज़्यादा उनके जो कमोडिटीज़ हैं वो इंश्योर करने की बात की गई है। वो अगर चालू होती है बहुत ही बढ़िया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और दूसरी बात है फार्मिंग में टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है जी। अगर बम्पर हार्वेस्ट होती भी है, हम क्या करते हैं, FCI कवर एंड प्लिंथ करके वो रख देती है, और वो या तो चूहे खा जाते हैं या बरसात या किसी में नुकसान हो जाता है, सड़ जाता है। वेयरहाउसेस, एडिक्वेट वेयरहाउसेस बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर में सोशल सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आमतौर होता क्या है, हम हर साल सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। कॉमन मैन देखता है मेरा टैक्स एग्जेम्पशन कितना हुआ, मैं कितना सेव कर पाऊंगा, ये सब। कॉर्पोरेट देखता है उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। एक अगर होलिस्टिक अप्रोच लें, जैसे सरकार ने शुरू किया है, जनधन योजना जब शुरू हुई थी, लोग कह रहे थे ये क्या हो रहा है, पैसे तो आ नहीं रहे हैं, इसमें जीरो बैलेंस चल रहा है। पर ये सबको अगर बैंक अकाउंट हो, उसका नेक्स्ट स्टेप है जो राम जी ने बताया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो काम शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो समय पर ही पूरी जो चीजें हैं उसके फल हमको देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब अगर हो, ये ना हो कि कॉर्पोरेट कहें हमें कुछ नहीं मिला, आम आदमी कहे सैलरीड पर्सन हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, पूरा देश को एक साथ बढ़ना चाहिए। राम और जी, वो जब हो जाएगा तब आप देखेंगे देश किस गति से बढ़ता है। ठीक है राम जी, जब हम बात भारतीय अर्थव्यवस्था की कर रहे हों तो हमें अन्नदाता को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान भारत की आर्थिक स्थिति जो है खेती पर भी बहुत निर्भर करती है। आप कैसे देख रहे हैं, किसानों के लिए क्या कुछ प्रावधान की उम्मीद इस बजट में होनी चाहिए? नहीं, अभी भी आप देखें तो जो बीमा योजना है वो किसानों के लिए, और जो सॉइल कार्ड की बात हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ अनाज के उत्पादन में जो रही है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है हमारे ग्रेन्स और सीरियल्स के वो बहुत कम रही है। उसका एक मेन कारण रहा है जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स थे उनमें गिरावट होना। तो अब जो है इस सॉइल कार्ड की सहायता से उस बहुत गंभीर समस्या का समाधान करने का एक प्रयास हो रहा है। और मेरी समझ से, क्योंकि देखिए
मुझे नहीं लगता कि हमारे किसान गरीब ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर भी एक आत्मसम्मान होता है। तो वो एक विजन या एक दूरदृष्टि हमारे भीतर ये होनी चाहिए कि हम बजाय उसके कि उनको ये लगे कि हम केवल उनको बस सहायता और मददगार के पात्र समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उनकी जो शक्ति है ज़्यादा अच्छे अनाज को उगाने की, उसको बढ़ावा दें और उनको उस आत्मसम्मान के साथ जोड़ें कि देखिए आपको हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बाद आप ज़्यादा अनाज का उत्पादन करें, हम उसको इस मिनिमम प्राइस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पे हम उसका खरीदेंगे और हम आपको उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत या फिर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आपको हम सुविधा दे रहे हैं, जिससे कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से चलाएं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विजन है और मुझे लगता है कि इसके तहत अगर हम इन सारी चीज़ों को रख करके सोचें तो मुझे लगता है कि कृषि की जो समस्या है वो अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी सरकारों ने किया है और मनरेगा को भी हमें लगता है कि अब एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है और उसके तहत हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है नरेंद्र जी, इसमें दो बातें मैं और जोड़ना चाहता हूं। किसानों की समस्या बहुत गंभीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूं जो कही गई है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है इरिगेशन के लिए और रूरल कनेक्टिविटी के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, इस पर जो अलोकेशन किया जाएगा उसमें बहुत बढ़ोतरी करना जरूरी है। दूसरी बात यह है, आप आत्मसम्मान की बात कर रहे थे, उसी मामले में मुझे कहना है कि जो किसान होते हैं, किसानों को, जो किसान अपनी जमीन खुद ओन करते हैं, सिर्फ उनको ही बैंक का लोन मिल सकता है। तो एक प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जो टेनेंट फार्मर्स है, जो किराए से खेती चलाते हैं, ऐसे 25% फार्मर्स हमारे किराए पर खेती चलाते हैं, उनके लिए भी बैंक के लोन की सुविधा होनी चाहिए ताकि वो काश्तकारी ठीक से कर पाएंगे। और जो न्यू क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसमें बहुत बढ़ोतरी देना बहुत ही जरूरी है। अभी जो है वो बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम को बहुत बड़ा करना ये समय की जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई 60% से ज़्यादा खेती जो है वो प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। आज 21वीं सदी के भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब चांद पर पहुंचने की बात होती है, लेकिन फिर भी हम अतिवर्षा और अवर्षा की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम नहीं हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, सूखे के भी और बाढ़ के भी। इस परेशानी को निकलने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, जैसे कि तकनीकी प्रशिक्षण किसानों के लिए होना चाहिए, ये बात यहाँ पर उठी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा है। मेरे हिसाब से हमारा जो रिवर मैनेजमेंट है जी, वो अब देखिए, आपको इसको एक समग्र तरीके से अब आपको एग्रीकल्चर को देखना पड़ेगा। तो रिवर मैनेजमेंट हमें ठीक तरह से करना होगा। जो लिंकिंग ऑफ रिवर्स हैं, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे ये प्रोडक्शन ग्रेन्स का और सीरियल्स का है, वहाँ पर आप देखें तो जैसे लगता है कि हमारे जो नदियाँ हैं वो कोई जल संसाधन नहीं है। हम कभी उसको एक रिसोर्स के रूप में नहीं देख पाते हैं और स्वच्छता अभियान जो शुरू हुआ है वो उसका द्योतक है कि हम बल्कि उसकी कोई कद्र नहीं करते हैं, वो इसीलिए वो अस्वच्छ भी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जल संसाधन की व्यवस्था और हमारे यहाँ एक जो पहल हो चुकी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसको इसके साथ कंबाइन करके हमें लगता है कि जो बाढ़ के जो क्षेत्र हैं उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसमें बाढ़ ना आए रिवर मैनेजमेंट से, और जब सूखा की जब नौबत आती है तो उसको इरिगेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इरिगेशन और जल संसाधन दोनों के समन्वित प्रयास, और जब अगर कोई डिजास्टर ऐसा हो जाता है तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3 आयामी
प्रयास हमें लगता है तो करने बहुत की सारी आवश्यकता है। उम्मीदें हैं आगामी बजट सत्र को लेकर के, और इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बावजूद इसके हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आम से लेकर खास तक जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे तो उनके बजट के पिटारे से खुशियों का और उम्मीदों भरा बजट निकलेगा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बजट से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सटीक और समीक्षात्मक टिप्पणी देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब कुछ समझाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।